जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सबका रिवीजन अच्छे से चल रहा होगा। ठीक है, तो चलिए जो करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन कर रहे थे उस श्रृंखला को हम लोग आगे ले चलते हैं। ठीक है, प्रश्नों के माध्यम से हम लोग न केवल उस उत्तर को देखेंगे बल्कि तमाम संबंधित चीज़ों को भी हम लोग देखते हुए साथ में चलेंगे, एक सारगर्भित और एकीकृत रूप से हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, तो प्रश्न है, विश्व खाद्य कार्यक्रम किस संगठन के साथ एशिया और अफ्रीका में, ठीक है, कहाँ, एशिया और अफ्रीका में मोटे अनाज को मुख्य धारा में लाने के लिए मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिस नामक पहल शुरू किया है। ठीक है, तो देख लेते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नीति आयोग या नाबार्ड। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है नीति आयोग। ठीक है, अब हम इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, नीति आयोग और विश्व खाद्य कार्यक्रम, ठीक है, भारत द्वारा एशिया और अफ्रीका में मोटे अनाजों को मुख्य धारा में लाने के लिए ये प्रैक्टिस शुरू की है। ठीक है, यह साझेदारी मोटे अनाजों को मुख्य धारा में लाने और भारत को इसके स्वास्थ्य लाभों को बढ़ावा देने में वैश्विक नेतृत्व करने पर केंद्रित है। मतलब ये जो पहल है, ये पहल का मुख्य उद्देश्य ये है कि ये जो मोटे अनाज हैं इनको खाद्यान्न के या खाद्य, हमारी जो खाद्य शैली है उसकी मुख्य परंपरा में लाया जाए और मुख्य बिंदु में लाया जाए, और भारत ये जो मोटे अनाजों के विकास या मोटे अनाजों को संबंधित जो कृषि कार्य है या भी जो भी अनुसंधान कार्य है, ठीक है, उसका नेतृत्व करे। ठीक है, वैश्विक नेतृत्व करे। इस साझेदारी का उद्देश्य छोटे जोत वाले किसानों के लिए लचीला आजीविका का निर्माण, जलवायु परिवर्तन और खाद्य प्रणालियों को बदलने के लिए अनुकूलन क्षमता का निर्माण करना है। ठीक है, जो छोटे जोत वाले जो किसान हैं, ठीक है, वो मोटे अनाजों के द्वारा जो उनकी आजीविका अच्छे से चल सके, जलवायु परिवर्तन और खाद्य परिस्थितियां जो है या जो खाद्य प्रणालियां हैं उनमें जो अनुकूलन कर सके और इस प्रकार से इसकी खेती कर सके कि वो इनकी आजीविका के साथ साथ जलवायु परिवर्तन या पर्यावरण हम देख सकते हैं, और ये जो खाद्य शैली है सामान्य सभी भारतीयों की या वैश्विक लोगों की, उसमें भी परिवर्तन हो सके। ठीक है, ये जो मोटे अनाज होते हैं ये प्रोटीन, फाइबर, खनिज, लोहा, कैल्शियम का एक समृद्ध स्रोत होता है। ठीक है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, यह ध्यान दीजिए, ग्लाइसेमिक इंडेक्स मोटे अनाजों का कम होता है। ठीक है, अब अगर हम आगे और देखें तो ये जो पोषक तत्वों से भरपूर सामग्री होती है इसमें और जो मुख्य विशेषताएं क्या होती है, जैसे सूखा सहिष्णु होता है, फोटो असंवेदनशीलता इनमें पाई जाती है, और जलवायु परिवर्तन मतलब गंभीर जलवायु संकेतों में भी ये क्या कर सकते हैं, आसानी से सर्वाइव कर लेते हैं ये मोटे अनाज। ठीक है, इसलिए इनकी खेती जो है कम पानी और कम लागत में भी की जा सकती है। अगर हम बात करें कि शुष्क क्षेत्रों में या कम उर्वरता वाली भूमि पर भी अच्छी तरीके से ये मोटे अनाज विकसित हो सकते हैं, और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भारत के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए 2021 में यूएनजीए ने घोषित किया था कि वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, तो ये भारत के प्रस्ताव पे था, इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वर्ष ये मनाया जा रहा है। और कई बार एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रश्न भी आ जाते हैं जिसमें कि उनकी खेती से संबंधित प्रमुख दशाएं क्या हैं, ये परीक्षाओं में प्रश्न इससे संबंधित आते हैं। तो मोटे अनाज के बारे में ये महत्वपूर्ण चीज है। चलिए आगे चलते हैं। केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में न्यूनतम समर्थन मूल्य सहित कृषि मुद्दों को हल करने के लिए एक समिति का गठन किया है। ठीक है, चलिए, तो ये जो प्रश्न वहां पे आप देखे होंगे, तमाम किसानों ने पिछले वर्ष लगभग वर्ष भर हो गए, साल भर हो गए, ठीक है, साल भर पहले दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन किया था, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार ने एक समिति गठित करी, न्यूनतम समर्थन मूल्य सहित तमाम मुद्दों पर वो क्या करेगा, अपना राय व्यक्त करेगा। तो किसकी अध्यक्षता में वो समिति थी? संजय अग्रवाल जी के, नवीन पी सिंह जी के नेतृत्व में, दिलीप सांघानी जी के नेतृत्व में या रमेश चंद्र जी के नेतृत्व में? तो इसके किसके नेतृत्व में करी गई? इस प्रश्न का उत्तर है संजय अग्रवाल जी के नेतृत्व में करी गई। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। ये संजय अग्रवाल जी पूर्व केंद्रीय कृषि सचिव है। अब ये जो समिति है ये क्या क्या कार्य करेगी देख लेते हैं। तो एमएसपी को क्या बनाएगी? प्रभावी और पारदर्शी बनाकर किसानों को उपलब्ध कराने के लिए उपाय सुझाएगी कि सभी
किसानों तक, ठीक है, एमएसपी की जो व्यवस्था है उसकी पहुंच सुनिश्चित हो सके, इस पे कार्य करेगी। कृषि लागत और मूल्य आयोग, परीक्षा में एक बार प्रश्न यह भी पूछा जा चुका है कि एमएसपी कौन तय करता है, ठीक है, या उसका निर्धारण कौन करता है और स्वीकृति कौन देता है। तो निर्धारण जो करता है, ठीक है, सीएससीपी करता है। कृषि लागत और मूल्य आयोग, ठीक है, को अधिक स्वायत्ता दिया जाएगा ताकि वो अधिक स्वतंत्रता के साथ अपना कार्य कर सके, ठीक है, कृषकों के हित में कार्य कर सके। ये पैनल इस पे विचार करेगा। कृषि विज्ञान केंद्रों और अन्य शोध संस्थानों को प्राकृतिक खेती के लिए ज्ञान केंद्रों में बदलने की रणनीति बनाई जाएगी, ठीक है, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा सके और उससे संबंधित अनुसंधान किया जा सके, प्रसार किया जा सके तमाम तथ्यों या तमाम जो नवीन अनुसंधान है, इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्रों और अन्य जो संबंधित शोध संस्थान हैं उनको ज्ञान केंद्रों के रूप में परिवर्तित किया जाएगा, ठीक है। जैविक प्रमाणीकरण के लिए प्रयोगशाला श्रृंखला स्थापित करने का सुझाव देगा। एक ऐसी प्रणाली का सुझाव देना जो किसानों को नई फसल की बिक्री के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करे, ठीक है। यह उत्पादक और उपभोक्ता राज्यों में मौजूदा फसल पैटर्न का नक्शा तैयार करेगा कि किन किन राज्यों में किस समय, जैसे जो मौसम है खरीफ का मौसम, जायद या रबी, तो कौन सी फसलें हैं, ठीक है, और किन किन राज्यों में कब कब उगाई जाती है या उनका पैटर्न क्या है, ठीक है, उत्पादन पैटर्न क्या है, इससे भी संबंधित यह कार्य करेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अनायुट्टू जो वडक्कुनाथन मंदिर में एक वार्षिक अनुसंधान है, हाल ही में किस राज्य में आयोजित किया गया? आर्ट्स एंड कल्चर का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अनायुट्टू की बात हो रही है कहां पे? श्री वडक्कुनाथन मंदिर में, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे दो तीन चीजें देखेंगे, इसके बारे में देखेंगे और इसके बारे में देखेंगे कि ये मंदिर कहाँ अवस्थित है और ये प्रोग्राम या ये जो कार्यक्रम है, ये वार्षिक अनुष्ठान है, यह कहाँ पे मनाया गया, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या तेलंगाना। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है केरल है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके बारे में। इस प्रोग्राम में क्या होता है कि जो 50 से अधिक हाथी होती हैं उनको विशेष भोजन कराया जाता है, ठीक है। 50 से अधिक हाथियों को विशेष भोजन कराया जाता है और हाथियों को इसलिए प्रसन्न किया जाता है क्योंकि हाथी को भगवान गणेश जी का प्रतीक माना गया है हिंदू धर्म में, ठीक है। तो इसलिए भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए हाथियों को भोजन कराया जाता है। और कहने का जो हिंदू मान्यता है, ये क्या करते हैं कि बाधाओं को, आम मानव जीवन के बाधाओं को दूर करते हैं, ठीक है। अब इसमें से क्या होता है कि कई जो हाथियां होते हैं इनको पूजा और भोजन के लिए लोगों की भीड़ के बीच रखा जाता है और हाथियों को खिलाने के लिए इस मंदिर में काफी भीड़ इकट्ठा होती है, ठीक है। अब हम वडक्कुनाथन मंदिर के बारे में बात कर ले तो यह दक्षिण भारत के सबसे पुराने शिव मंदिरों में से एक माना जाता है। तो यहाँ से एक चीज आपको, एक तथ्य और आपको मिलता है कि वडक्कुनाथन मंदिर किससे संबंधित है, किस ईश्वर से संबंधित है? तो भगवान शिव से संबंधित है, ठीक है, भगवान शिव से संबंधित है, ठीक है। और जिसे पिछले कुछ वर्षों, और यहीं पे पिछले कुछ वर्षों से अनायुट्टू कार्यक्रम की मेजबानी की जा रही है, ठीक है। यहीं पर पिछले कुछ वर्षों से अनायुट्टू कार्यक्रम मनाया जा रहा है। तो ये कहाँ है? केरल में है, ठीक है, ये केरल में है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा हाँ, ये एक पत्रिका है जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वालों के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण हो सकती है। ध्यान देना है कि ये क्या है, एक राष्ट्रीय त्रैमासिक पत्रिका है, ठीक है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि पिछले 3 महीनों में, ठीक है, ये त्रैमासिक है, तो पिछले 3 महीनों में सरकार के स्तर पे जो भी महत्वपूर्ण पॉलिसी जाती है या भी जो भी महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाते हैं उनमें एक काफ़ी बहुत ही गहरा विमर्श होता है। और इसके जो संपादक मंडल हैं या इसमें जो लेखन करते हैं वो सरकार के किसी विभाग के सचिव होते हैं, किसी विभाग के मंत्री होते हैं, ठीक है, या उच्च पदाधिकारी होते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें जो भी टॉपिक कवर किया जाता है वह यूपीएससी या यूपीपीसीएस या तमाम स्टेट परीक्षाओं, पीसीएस परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो जीएस का सेक्शन है ना, जीएस के सेक्शन को बहुत अच्छी तरीके से ये पत्रिका कवर करती है, ठीक है। तो अगर आप इच्छुक हैं तो आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर से इसे ले सकते हैं, बहुत ही कम कीमत में है और बहुत ही अच्छा संस्करण है, ठीक है, आप इसे ले सकते हैं। इस बार तो इसका विशेषांक जो है वो G20 है, ठीक है, G20 विशेषांक है। और एक खास बात और कि इसके जो दिए हुए नंबर पे आप जब बुक लेंगे ना तो उसमें नंबर दिया हुआ है। तो अगर आपके पास ऐसी कोई विचार है, ऐसा कोई पॉलिसी से रिलेटेड कोई आपका कोई विचार है या क्या सुझाव है, तो आप इसमें लेख भी लिख सकते हैं,
ठीक है, इस पत्रिका में आप लेख भी लिख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, बताना था आपको बता दिया। अगला जो प्रश्न है, रामायण मासम 17 जुलाई 2022 से शुरू हो रहा है, यह किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, रामायण मासम आर्ट्स एंड कल्चर का पोर्शन है, ठीक है। ओडिशा, केरला, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु? तो फिर से एक बार इस प्रश्न का उत्तर है केरला, इस प्रश्न का भी उत्तर है केरला। अब हम देख लेते हैं इसके बारे में। मलयालम कैलेंडर के अनुसार यह वर्ष के अंतिम माह कर्कीडकम की शुरुआत का प्रतीक है। रामायण मासम, इस मलयालम जो कैलेंडर है, ठीक है, वह अंतिम माह कर्कीडकम की शुरुआत का प्रतीक है, रामायण मासम, ठीक है। रामायण मास के दौरान केरल के हिंदू घरों में पूरे महीने गोधूली बेला में रामायण के श्लोकों का पाठ किया जाता है। कहां पे? केरल में, ठीक है। यह मास आयुर्वेदिक उपचार और तीर्थ यात्राओं के लिए अनुकूल माना जाता है। उत्तर भारत में तुलसी रामायण को जो स्थान प्राप्त है, तुलसीकृत रामायण को उत्तर भारत में जो स्थान प्राप्त है, वहीं केरल में येसुच्छन द्वारा विरचित अध्यात्म रामायण किहपंत का है। तो कहने का मतलब है कि उत्तर भारत में तुलसी रामायण को जो मान्यता प्राप्त है, जो सम्मान प्राप्त है, वहीं साउथ इंडिया में येसुच्छन द्वारा विरचित अध्यात्म रामायण किहपंत को वह स्थान है, ठीक है। तो यहां से हमें यह भी मिला कि यह रामायण का क्या है, एक रूपांतरण है, साउथ इंडिया में रूपांतरण है, ठीक है। 16वीं सदी में यह रचित करी गई थी, 16वीं सदी में रचित करी गई थी, और इसका पाठ वर्ष में पूरे 1 महीने, जो कि श्रावण का मास होता है, मलयालम कर्कीडकम मास में निरंतरता से किया जाता है। केरल के अगर हम प्रसिद्ध त्योहार की बात करें तो केरल का जो प्रसिद्ध त्योहार है ओणम से पूर्व यह अनुष्ठान संपन्न होता है, ओणम से ठीक पूर्व अनुष्ठान संपन्न होता है। रामचंद्र जी की वन यात्रा में केरल का भी, रामचंद्र जी की वन यात्रा से केरल का भी गहरा लगाव है या गहरा संबंध है, ठीक है। तो उसको भी यह प्रदर्शित करता है। एक अध्ययन के अनुसार किस अक्षांश पर एक नए ओजोन छिद्र का पता चला है? ध्यान दीजिएगा, एक अध्ययन के अनुसार किस स्थान पर या किस अक्षांश पर एक नए ओजोन छिद्र का पता चला है, ठीक है। तो 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, या उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब हम इस ओजोन छिद्र के बारे में बात करेंगे, ठीक है, देख लेते हैं। ये जो उष्णकटिबंधीय ओजोन छिद्र है, ठीक है, चूंकि उष्णकटिबंधीय ओजोन छिद्र इसलिए कि यह 23.5 डिग्री साउथ से लेके 23.5 डिग्री नॉर्थ तक इसका क्या है, विस्तार है, इसलिए उष्णकटिबंधीय ओजोन क्षेत्र कहा जा रहा है। यह जो अंटार्कटिका महाद्वीप है उसका जो क्षेत्रफल है उसके कुल क्षेत्रफल का लगभग 7 गुना बड़ा है, ठीक है। कितना गुना? 7 गुना बड़ा है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय ओजोन छिद्र सभी मौसमों में दिखाई देता है और इसकी खासियत यह है कि यह सभी मौसमों में समान रूप से दिखाई देता है, जबकि जो अंटार्कटिका पर जो ओजोन छिद्र बना हुआ है उससे यह अलग है, यह ध्यान रखिएगा। अंटार्कटिका पर बना ओजोन छिद्र केवल कब दिखाई देता है? वसंत ऋतु में ही दिखाई देता है, ठीक है। कब दिखाई देता है? वसंत ऋतु में ही दिखाई देता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह इतना बड़ा है कि विश्व की 50% आबादी को प्रभावित कर सकता है। ओजोन क्षय से जो नुकसान होते हैं उन नुकसानों से विश्व की 50% आबादी प्रभावित हो सकती है, ऐसा वैज्ञानिकों का अनुमान है, ठीक है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह छिद्र ट्रॉपिकल क्षेत्र में 1980 से मौजूद है। ट्रॉपिकल मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में 1980, ठीक है, 1980 से यह क्या है, वर्ष से यह मौजूद है, ठीक है। आर्कटिक ओजोन छिद्र की तरह इस उष्णकटिबंधीय ओजोन छिद्र के केंद्र में ओजोन का मान क्या होता है? सामान्य से 80% तक कम पाया जाता है। एक साम्यता है जो अंटार्कटिक ओजोन छिद्र है और ये जो ट्रॉपिकल ओजोन छिद्र है, इन दोनों में सामान्यता ये है कि जब दोनों के केंद्र की बात करी जाए तो वहां पे जो सघनता है ओजोन का वह सामान्य से 80% तक कम पाया जाता है, ये दोनों में समान है।
इससे क्या होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में देखिए क्या क्या समस्या होती है। त्वचा कैंसर होता है, मोतियाबिंद होता है और स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र पर अन्य नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना होती है। ठीक है, अब हम ओजोन परत की बात कर लेते हैं, फिर गुड ओजोन की बात करेंगे, बैड ओजोन की बात करेंगे और लगे हाथ एनवायरमेंट की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ओजोन से संबंधित दो प्रोटोकॉल कह सकते हैं, या एक जो है कि समझौता है और एक प्रोटोकॉल है। ठीक है, देख लेते हैं। अगर ये बात करें कि ये ऑक्सीजन का एक विशेष रूप है और इसका रासायनिक सूत्र क्या है, O3 इसका रासायनिक सूत्र है, ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है, O2 होता है। ठीक है, अधिकांश ओजोन जो होता है पृथ्वी की सतह से 10 से 40 किलोमीटर के बीच वायुमंडल में उच्च स्तर पे पाया जाता है और इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, समताप मंडल कहते हैं। ठीक है, तो समताप मंडल के ऊपरी परत में सामान्यतः ओजोन पाया जाता है, जो जिसका अगर हम बात करें समताप मंडल का, तो कई बार औसतन 10 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। ठीक है, चलिए, वायुमंडल में पाई जाने वाली समग्र ओजोन का लगभग 90% हिस्सा यहाँ पे होता है। वायुमंडल में जो ओजोन पाई जाती है, कई बार इसको ओजोन मंडल भी कहते हैं। ठीक है, समताप मंडल के, मान लीजिए ये समताप मंडल है तो ये ऊपरी हिस्से में क्या पाया जाएगा, ओजोन पाया जाएगा। 90% जो भी वायुमंडल में जितनी भी ओजोन की सघनता है ओजोन गैस की, ठीक है, यहीं पे 90% हिस्सा पाया जाता है। अब गुड ओजोन की बात करें, गुड ओजोन की बात करें तो ओजोन प्राकृतिक रूप से पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल मतलब समताप मंडल में होती है, जहां यह एक सुरक्षात्मक परत के रूप में कार्य करती है। तो जो यहाँ पे समताप मंडल के ऊपरी परत पे जो ओजोन रहती है वह एक रूप से सुरक्षात्मक परत के रूप में कार्य करती है। वो अल्ट्रावायलेट या हानिकारक परावैंगनी किरणों से हमें बचाती है, त्वचा कैंसर से बचाती है, ठीक है, मोतियाबिंद से बचाती है, तमाम जो कि स्वास्थ्य संबंधी अन्य नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं उन समस्याओं से बचाती है। ठीक है, अब मानव निर्मित रसायन जिन्हें ओजोन क्षयकारी पदार्थ कहते हैं, ओजोन क्षयकारी पदार्थ ओडीएस कहा जाता है, ओडीएस मानव निर्मित रसायन जिसे ओडीएस कहा जाता है, के कारण यह ओजोन धीरे धीरे क्या हो जा रहा है, नष्ट हो रहा है। तो जैसे कि जो सीएफसी है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है, मिथाइल ब्रोमाइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये सब जो है, ठीक है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म है, ये सब क्या है, ओडीएस है और ये किसको प्रभावित करती हैं, ये गुड ओजोन को प्रभावित करती है। ठीक है, अब बैड ओजोन की बात करते हैं। बैड ओजोन की अगर हम बात करें तो जमीन के स्तर के पास मतलब क्षोभ मंडल में ओजोन का निर्माण होना, इसको कहते हैं बैड ओजोन। ठीक है, अगर हम क्षोभ मंडल की बात करें, ये तल हो गया, अभी हम लोग कहाँ पे हैं, क्षोभ मंडल में है, क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल ये है। ठीक है, तो यहाँ पे क्षोभ मंडल में ओजोन का निर्माण होना बैड ओजोन कहा जाता है। और ये किस तरीके से निर्माण होता है, तो कारों, बिजली संयंत्रों, औद्योगिक बॉयलरों, रिफाइनरियों या रासायनिक संयंत्रों या अन्य स्रोतों द्वारा जो उत्सर्जित प्रदूषक होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रासायनिक रूप में प्रतिक्रिया करते हैं और सतही स्तर के ओजोन का जो ये है, ओजोन क्या है, एक हानिकारक वायु प्रदूषक है। ठीक है, यहाँ पे जो बैड ओजोन इकट्ठा हो रहे हैं इन सब से निकलने के बाद, ठीक है, ये हानिकारक प्रदूषक है, जबकि गुड ओजोन स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। ठीक है, अब ओजोन परत के लिए संरक्षण के लिए जो पहल शुरू करी गई, तो हमने बताया था कि हम लोग 2 पे बात करेंगे। तो पहला जो है वियना कन्वेंशन, तो वियना कन्वेंशन किससे संबंधित है, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, 1985 में 1985 में यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ और भारत 18 मार्च 1991 को ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन का एक पक्षकार बना। ठीक है, भारत से संबंधित भी हो गया। अब हम आगे देख लेते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो ओजोन को कम करने वाले पदार्थों के उपयोग को समाप्त करके, ठीक है, यह गुड ओजोन की बात हो रही है। तो ओजोन को कम करने वाले पदार्थों को समाप्त करके पृथ्वी की ओजोन परत की रक्षा के लिए एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण समझौता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। यह 15 सितंबर 1987 15 सितंबर 1987 को यह अपनाया गया था और यह प्रोटोकॉल आज तक की एकमात्र संयुक्त राष्ट्र संधि है जो कि संयुक्त राष्ट्र
संघ के सभी सदस्य देशों ने, ठीक है, कुल 197 सदस्य देशों ने क्या किया है, इसको स्वीकार किया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यह तथ्य ध्यान रखिएगा, अनुमोदित किया है, उसके द्वारा क्या किया गया है, अनुमोदित किया गया है, ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करें तो 19 जून 1992 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का इंडिया क्या बना था, पक्षकार बना था। चलिए आगे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने EFIR सेवा और एक पुलिस ऐप लॉन्च किया है, ठीक है, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल या छत्तीसगढ़? तो यह किसने लॉन्च किया है, उत्तराखंड ने लॉन्च किया है, ठीक है। अब हम इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। उत्तराखंड पुलिस द्वारा संचालित ऑनलाइन ऐप क्या है, गौरा शक्ति। गौरा शक्ति, ट्रैफिक आई, पब्लिक आई, मेरी यात्रा और लक्ष्य नशा मुक्त उत्तराखंड जैसे सभी महत्वपूर्ण ऐप को पुलिस ऐप में उपलब्ध कराया गया है। ये जो सभी महत्वपूर्ण ऐप है ना, इसको एकीकृत रूप से पुलिस ऐप में ही स्थान दिया गया है। आपातकालीन नंबर जो 112 है, 112 है। साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करने के लिए उपलब्ध साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 को भी इससे ऐड किया गया है, ठीक है। अब उत्तराखंड पुलिस ऐप के माध्यम से आम जन वेब पोर्टल या मोबाइल फोन के जरिए ही अपने चोरी हुए वाहनों एवं गुमशुदा दस्तावेजों की ऑनलाइन रिपोर्ट राज्य के किसी भी जनपद से घर बैठे ही करा सकते हैं। इसकी सुविधा यह है कि अब आपको थाने नहीं जाने पड़ेगी, ठीक है। देश और राज्य का अगर हम उत्तराखंड के बारे में और बात कर ले तो रुड़की, जो कि 1847 में स्वतंत्रता से 100 वर्ष ठीक पहले 1847 में स्थापित किया गया था रुड़की, यह देश का और राज्य का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था, ठीक है। 2000 में ये जो उत्तराखंड है ये किससे अलग हुआ था, यह यूपी से अलग होकर बना था, ठीक है। तो देश और राज्य का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज क्या है, रुड़की है, उत्तराखंड में स्थापित हुआ था। देश और राज्य का पहला कृषि विश्वविद्यालय जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर, जिसे कि 1960 में स्थापित किया गया था, यह भी उत्तराखंड में ही स्थापित किया गया था, ठीक है। हाल ही में किस मंत्रालय ने मिशन शक्ति योजना के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर है सी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। यह इस प्रश्न का उत्तर है। मिशन शक्ति के लिए इसने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है। अब हम बात करें कि मिशन शक्ति क्या है, तो मिशन शक्ति महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 15वें वित्त आयोग की अवधि, ठीक है, 2021 से लेकर 21-22 से लेकर के 25-26 के दौरान लॉन्च किया गया है, ठीक है। चलिए, यह महिलाओं की सुरक्षा, रक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है। अब इसका उद्देश्य क्या है, महिलाओं से संबंधित जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं, महिला की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए या सशक्तिकरण के लिए, सभी कार्यक्रमों को इसी के अंतर्गत क्या कर दिया गया है, मतलब ऐड कर दिया गया है, ठीक है। यह एकीकृत हो गया है, यह एक छत्र कार्यक्रम है, अम्ब्रेला कार्यक्रम है। अब योजना का उद्देश्य क्या है, विकलांग हो गया, सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित, कमजोर समूह वर्गों सहित सभी महिलाओं और लड़कियों को उनके समग्र विकास और सशक्तिकरण के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक सेवाओं के साथ उनकी देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। अब मिशन शक्ति के घटक क्या कौन से? मिशन शक्ति के दो घटक है, मुख्य घटक देखिए, संबल और सामर्थ्य। मिशन शक्ति के दो घटक है, संबल और सामर्थ्य। जो संबल घटक है वह महिलाओं की रक्षा और सुरक्षा से संबंधित है। अब अगर इसमें बात किया जाए रक्षा और सुरक्षा से संबंधित तमाम जो कार्यक्रम है सरकार के, ठीक है, जैसे कि वन स्टॉप सेंटर हो गया, महिला हेल्पलाइन हो गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं इस संबल में शामिल किया गया है। अब सामर्थ्य की बात की जाए तो यह महिला सशक्तिकरण के लिए है, जैसे उज्ज्वला योजना हो गया, स्वधार गृह और कल्याणकारी महिला छात्रावास हो गया, ठीक है, को संशोधन के साथ इसमें शामिल कर लिया गया है। कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राष्ट्रीय क्रेच योजना और एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS के तहत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को, मौजूदा योजनाओं को अब सामर्थ्य में शामिल कर लिया गया है, तो ये सब भी उसमें ऐड ऑन कर दिया गया है। आर्थिक सशक्तिकरण के लिए गैप फंडिंग का एक नया घटक भी सामर्थ्य योजना में क्या किया गया है, शामिल किया गया है, ठीक है।
तो जितने भी महत्वपूर्ण योजनाएं थी महिलाओं से संबंधित, उनके सुरक्षा से संबंधित, उनके रक्षा से संबंधित या उनके सामर्थ्य को बढ़ावा देने संबंधित, सबको इनके अंदर क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया है। तो मिशन शक्ति क्या है, एक अम्ब्रेला इनिशिएटिव है, ठीक है, अम्ब्रेला इनिशिएटिव। चलिए आगे चलते हैं। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए किस नाम से शुभंकर लॉन्च किया है? उन्नति, जागृति, प्रगति, उत्थान, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है जागृति नाम से शुभंकर लॉन्च किया है उपभोक्ता मामलों के विभाग ने, ठीक है, ताकि उपभोक्ताओं को सशक्त बनाया जा सके और उनके जो उपभोक्ता अधिकार हैं उसको सुनिश्चित रूप से उसकी रक्षा की जा सके, ठीक है। अब जागृति के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका उपयोग क्या है, विभाग के विभिन्न विषयों के बारे में उपभोक्ता जागरूकता पैदा करने के लिए किया जाएगा। जो ये उपभोक्ता मंत्रालय से संबंधित जो विभाग है, उपभोक्ता विभाग, उस विभाग की जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उसके साथ इस शुभंकर का क्या किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा। और जितने भी मीडिया अभियान है वहां पे इस शुभंकर के साथ जागो ग्राहक जागो का टैग लाइन दिखाया जाएगा, ठीक है, जागो ग्राहक जागो, जागृति शुभंकर के साथ अब क्या आएगा, ठीक है। अब जागृतिक शुभंकर का उद्देश्य क्या है ये देख लेते हैं। डिजिटल और मल्टीमीडिया में उपभोक्ता जागरूकता अभियान की उपस्थिति को मजबूत करना। डिजिटल, चूंकि अब क्या है, जमाना जो है डिजिटल हो रहा है, ठीक है, कंप्यूटर युग है, डिजिटलाइज सभी चीजों का हो रहा है। तो डिजिटल भी ग्राहक जो है उपभोक्ता अधिकार उनके सुरक्षित रहें, इसको ग्राहकों को जागृत करने के लिए इस शुभंकर का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। एक सशक्त युवा और सूचित उपभोक्ता को शीर्ष उपभोक्ता अधिकार जागरूकता रिकॉर्ड ब्रांड के रूप में सुदृढ़ करना। मतलब जो आप युवा हैं तो सशक्त युवा तो आप हैं ही, इसके साथ साथ आप सुरक्षित उपभोक्ता भी बनिए, सूचित उपभोक्ता भी बनिए, ताकि आप जो भी चीज खरीद रहे हैं मार्केट से, क्रय विक्रय कर रहे हैं, मतलब क्रय कर रहे हैं, आपको उसके बारे में तमाम चीजें, तमाम जानकारियां, जो आवश्यक जानकारियां हैं वो पता होनी चाहिए। ये इस शुभंकर का उद्देश्य है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। संघाई सहयोग संगठन एससीओ में किस देश को संगठन के 9वें सदस्य के रूप में जोड़ा जा रहा है, ठीक है। ईरान को, टर्की को, इजराइल को या इराक को? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है ईरान को जोड़ा जा रहा है। अब देख लेते हैं संघाई सहयोग संगठन के बारे में। अच्छा, अगर हम बात करें ईरान को शामिल करने का जो डिसीजन हुआ था, यह दुशांबे शिखर सम्मेलन में ही किया गया था, ठीक है। कब? वर्ष 2021 के दुशांबे शिखर सम्मेलन में किया गया था। और बेलारूस ने अपनी सदस्यता के लिए यहीं पे आवेदन दिया था। तो जोड़ा ईरान को जा रहा है। बेलारूस ने भी संघाई सहयोग संगठन में अपनी सदस्यता के लिए क्या किया है, अपना आवेदन प्रस्तुत किया है, ठीक है। वर्ष 2017 में भारत और पाकिस्तान के समूह में शामिल होने के बाद एससीओ का यह पहला विस्तार है। तो प्रश्न आपसे पूछे कि भारत किस वर्ष एससीओ में शामिल हुआ था, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है कब है, 2017 में भारत शामिल हुआ था, ठीक है। और ध्यान देने वाली बात है, वर्ष 2023 में भारत एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी कर रहा है और वाराणसी को एससीओ क्षेत्र की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में चुना गया है। वाराणसी को मोदी जी की संसदीय सीट को, ठीक है, संसदीय क्षेत्र को। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, संघाई सहयोग संगठन के बारे में अगर हम थोड़ा देखें तो यह क्या है, एक अस्थायी अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है, ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2001 में स्थापना हुई थी। और जो एससीओ का चार्टर है, चार्टर मतलब हम ये कह सकते हैं संविधान या नियम कानून की किस आधार पे एससीओ में संबंधित गतिविधियां एससीओ अपने कार्य संचालित करेगा, ठीक है। 2002 में हस्ताक्षरित किया गया था और वर्ष 2003 में लागू किया गया था, ठीक है। यह एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है। यहाँ पे ध्यान रखना है, यूरेशियाई मतलब यूरेशियाई कह सकते हैं यूरोप की, इसमें यूरोपीय कंट्री है और प्लस एशियाई कंट्री इसमें शामिल है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना। जो क्षेत्र शामिल है, जो देश शामिल है, उन देशों में, उन देश से संबंधित क्षेत्रों में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना, ठीक है। चीन, रूस और 4 मध्य एशियाई राज्य, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और
ताजिकिस्तान क्या है, एससीओ के संस्थापक सदस्य है। ठीक है, तो प्रश्न आपसे पूछे कि एससीओ के संस्थापक सदस्य कौन कौन से हैं, तो ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है, और रूस और चीन क्या है इसके संस्थापक सदस्य हैं। यहाँ से एक दिन हम लोगों ने देखा था, अफगानिस्तान या ताजिकिस्तान से संबंधित मैपिंग में हम लोगों ने देखा था कि ये किन किन देशों की सीमा को संपर्क करते हैं। ठीक है, किन किन देशों की सीमा को साझा करते हैं, तो इसको आप मैपिंग में देखिएगा, इससे संबंधित प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, अगर हम एससीओ की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें, आधिकारिक भाषा की बात करें, तो इसकी आधिकारिक भाषा जो है रूसी और चीनी है, रूसी और चीनी है। और इसकी जो चेयरमैनशिप होती है इसकी, ठीक है, ये क्या होता है, ये रोटेटिंग होता है। कब? प्रतिवर्ष यह क्या होता है, रोटेट होता है इसके मेंबर्स के बीच। किसके बीच? इसके मेंबर्स के बीच। ठीक है, तो इस वर्ष 2023 में किसके पास है? वर्ष 2023 में है इंडिया के पास। ठीक है, इंडिया के पास अपने। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, ये हमारे इंस्टीट्यूट का प्रोग्राम है। हम लोग जून के प्रथम सप्ताह से फाउंडेशन बैच शुरू कर रहे हैं, यूनी एग्जाम्स आईएएस। ठीक है, जून के प्रथम सप्ताह से, जून के फर्स्ट वीक से हम लोग क्या कर रहे हैं, फाउंडेशन बैच शुरू कर रहे हैं। किसके लिए? यूपीएससी सीएससी, जिसका कि लोक प्रचलित नाम या बहुप्रचलित नाम है आईएएस। तो आईएएस 2024 के लिए, ठीक है, हम लोग फाउंडेशन कोर्स शुरू कर रहे हैं बिल्कुल न्यूनतम शुल्क पे। आपके स्क्रीन पे, आपके पट्टिका पे नंबर चल रहा होगा, या हमारा नंबर आप नोट कर लीजिए 828775, ठीक है, 8287, ये हमारा नंबर है। या इसके साथ एक और नंबर है 9319079549। ठीक है, आप इन दोनों नंबरों में से किसी भी नंबर पे कॉल करके ये जो टारगेटेड बैच है, फाउंडेशन बैच है वर्ष 2024 का, जो कि जून के प्रथम वीक में शुरू किया जाएगा, ठीक है, उसके संबंध में आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य देश का पहला और इकलौता राज्य बन गया? ध्यान देना है, पहला राज्य बना है और इकलौता राज्य भी बना है जिसके पास खुद की इंटरनेट सेवा है। कौन सा राज्य है? पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटका या केरला? कौन सा राज्य है? तो इस प्रश्न का उत्तर है केरल। अब हम थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। गर्मी आ गई है, गला थोड़ा सूख रहा है, सॉरी इसके लिए। केरल सरकार ने वर्ष 2019 में यह घोषित किया था कि वह इंटरनेट सेवा को क्या बनाएगी? मौलिक अधिकार बनाएगी। ठीक है, जिसके बाद कुल 1548 करोड़ रुपए की KFON योजना का ऐलान किया गया था। इस योजना के अंतर्गत 20 लाख गरीब परिवारों को फ्री हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगी। तो 20 लाख गरीब परिवारों को फ्री हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगी। और केरल ने यह घोषित किया था कि वह अपने स्तर पे इंटरनेट सेवा को क्या बनाएगा? मौलिक अधिकार बनाएगा। ठीक है, इसके अलावा राज्य के 30,000 से ज्यादा सरकारी ऑफिस और स्कूलों को भी इस योजना से जोड़ा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं केरल के बारे में। अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा केरल को विश्व का पहला शिशु सौहार्द राज्य घोषित किया गया है, बेबी फ्रेंडली स्टेट घोषित किया गया है। क्यों घोषित किया गया है? क्योंकि यहाँ का जो लिंगानुपात है भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। ठीक है, कुल 1084 या 1084, ठीक है, चलिए यहाँ पे 1084 इसका लिंगानुपात है। चलिए आगे देख लेते हैं थोड़ा। केरल को ईश्वर का अपना घर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईश्वर का अपना घर भी कहा जाता है। अगर हम बात करें केरल की काली मिर्च का 90%, देश भर की जो भारत में जो भी काली मिर्च का उत्पादन होता है 98% उत्पादन कहाँ होता है? केरल में होता है। और केरल में रबड़ क्षेत्र जो होता है, केरल के देश भर के कुल रबड़ का केरल में 83% रबर भी उत्पादन होता है। यहीं पे केरल में ही चाय, कॉफी, रबर, इलायची और मसालों के भी बागान पाए जाते हैं। आप जब प्रश्न पढ़ते होंगे प्री मेडाइवल इंडिया या यूरोपियन आगमन पढ़ते होंगे तो उसमें आप पढ़ते होंगे कि तमाम जो यूरोपीय आते थे, जैसे मान लीजिए वास्को डिगामा कहाँ पे आया था? केरल में आया था, केरल के कालीकट पे आया था जम, तो वहां से वो मसाले ले गया था। ठीक है, तो वहां से मसाले वो क्यों ले गया था? क्योंकि यहाँ पे मसाला, यहाँ केरल में मसालों के बहुत अधिक
बागान है, और वो जो मसालों में उस समय ले जाते थे बेसिकली वो काली मिर्च ले जाते थे, ठीक है। तो कोरिलेट किया वहां से। अब वहां से क्यों ले जाते थे, या क्योंकि देश भर में जितनी भी काली मिर्च होती है वहां का 98% पूरे देश का केवल केरल से होता है, इसलिए वो लोग अधिकांश केरल से काली मिर्च ले जाते थे, ठीक है। चलिए अगर बात करें, यहाँ पे वेम्बनाड और अष्टमुडी झील है, कहाँ पे, केरल में वेम्बनाड और अष्टमुडी झील है। और यहाँ के ओणम त्योहार की बात हम लोगों ने करी ली कि ओणम यहाँ का मुख्य त्योहार है, और ओणम जो त्योहार है वो फसल के कटाई के समय मनाया जाता है, यह ध्यान रखना, फसल कटाई वाला त्योहार है। यहाँ का लोक नृत्य क्या है, कथकली है, और आडियान, इर्रावलान, कम्मार और कुरामन यहाँ की प्रमुख जनजातियां हैं, ठीक है। हम लोगों ने लिंगानुपात की बात कर ली, ठीक है। 1084 या 1084 यहाँ सबसे अधिक भारत में लिंगानुपात वाला राज्य है, इसलिए इसे प्रथम शिशु सौहार्द राज्य घोषित किया गया है, बेबी फ्रेंडली स्टेट घोषित किया गया है। अगर हम यहाँ की साक्षरता की बात करें तो 93.91%, ठीक है। भारत का सबसे अधिक साक्षर राज्य भी केरल है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया, किस जिले से किया गया, हमीरपुर से, जालौन से, महोबा से या झांसी से, किससे किया गया, ठीक है। तो यह किया गया जालौन से किया गया, कहां से, जालौन से किया गया। चलिए देख लेते हैं हम इसके बारे में। कुल लंबाई कितनी है, 297 किलोमीटर परीक्षाओं में पूछा जाता है, और अभी 4 लेन का बनाया जाएगा, बाद में इसे 6 लेन तक विस्तारित किया जाएगा, ठीक है। 4 लेन का बनाया जाएगा, 6 लेन तक विस्तारित किया जाएगा। कुल 14,850 करोड़ रुपए की लागत इस पे लगभग आएगी, और यह चित्रकूट जिले में भरतकूप के निकट गोंडा गांव, ठीक है। कहां पे, चित्रकूट जिले में भरतकूप है, उसके निकट गोंडा गांव में यह NH किससे जुड़ेगा, नेशनल हाईवे किससे जुड़ेगा, नेशनल हाईवे 35 से यह क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और इटावा जिले के कुदरेल गांव तक जाता है, ठीक है। और वहां से यह आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में मिल जाएगा, ठीक। तो यह 7 जिलों से जाएगा, ध्यान रखना है। ये भी चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा। किससे किससे, चित्रकूट से, बांदा से, महोबा से, हमीरपुर से, जालौन से, औरैया से और इटावा से। परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, उत्तर प्रदेश PCS से में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं कि फला एक्सप्रेसवे किन जिलों से गुजरती है, इसकी लंबाई कितनी है, ठीक है। एक्सप्रेसवे के निकट बांदा और जालौन जिलों में औद्योगिक गलियारा बनाने का भी काम शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 29 फरवरी 2020 को इस एक्सप्रेसवे के निर्माण की आधारशिला रखी थी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के साथ ही देश में कुल एक्सप्रेसवे का 37.7% एक्सप्रेसवे यूपी में हो गया है। अगर देश में कुल 100% एक्सप्रेसवे की बात करी जाए तो इस 100% का 37.7% जो एक्सप्रेसवे है वह उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश का जो ये एक्सप्रेसवे है, ठीक है, यह उत्तर प्रदेश का चौथा एक्सप्रेसवे है, यह भी ध्यान रखना है। अगर पहले एक्सप्रेसवे की बात करें तो यमुना एक्सप्रेसवे है जो नोएडा को आगरा से जोड़ता है, किसको, नोएडा से आगरा को जोड़ता है यमुना एक्सप्रेसवे। बाकी के 2 एक्सप्रेसवे कौन कौन से हैं और वे किन 2 शहरों को किन 2 जिलों को जोड़ती हैं या किन 2 स्थानों को जोड़ती है, आप हमें बताइए, ठीक है। भारत के किस राज्य में मंकी पॉक्स पे हमने बात किया, मारबर्ग पे बात किया, जो भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम देश में या विदेश में या देश के किसी राज्य में घटित हो रहे हैं, हम उनका क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। भारत के किस राज्य में मंकी पॉक्स के पहले मामले की पुष्टि की गई है, तो कौन सा ऐसा भारत का स्टेट है जहां पे कि देश का पहला मंकी पॉक्स का मामला दर्ज किया गया है, तमिलनाडु, केरला, गुजरात और महाराष्ट्र, तो केरला में, ठीक है, केरला में। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद अच्छा, मंकी पॉक्स के बारे में हम लोगों ने कल चर्चा कर लिया था, मतलब पिछले वीडियो में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें कोई आवश्यकता नहीं है दोहराव की। चलिए, I2U2 शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश ने पूरे भारत में एकीकृत खाद्य पार्कों की एक श्रृंखला विकसित करने के लिए $2 बिलियन अमेरिकन डॉलर के निवेश की घोषणा करी है? किस देश ने करी है? पहले तो I2U2 क्या है, ठीक है, अभी हम लोग देख लेंगे। I2 और U2, I से इजराइल और इंडिया, U से यूनाइटेड अरब अमीरात और
आपका हो गया यूएसए हो गया। चलिए देख लेते हैं, इटली, यूनाइटेड अरब अमीरात, अमेरिका या इजराइल। तो किसने करी है? यूनाइटेड अरब अमीरात ने करी है, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात ने करी है। इसके बारे में देख लेते हैं, ITU2 के समूह के नेताओं के पहले आभासी शिखर सम्मेलन। तो अगर हम बात किया जाए कि बात करें कि पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था इनका, तो 2022 में इनका पहला शिखर सम्मेलन हुआ था और यह वर्चुअली हुआ था। ध्यान दीजिएगा, वर्चुअली हुआ था, क्योंकि परीक्षा में आपसे पूछ सकता है ITU2 का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, ठीक है। इन चारों जो देश है उनके किसी एक एक शहर का नाम दे देगा या चौथे में दे देगा इनमें से कोई नहीं, तो आपको इनमें से कोई नहीं चुनना है क्योंकि वर्चुअली हुआ था, ठीक है। शिखर सम्मेलन खाद्य सुरक्षा संकट और स्वच्छ ऊर्जा पर केंद्रित था। इसका विषय क्या था? खाद्य सुरक्षा संकट और स्वच्छ ऊर्जा इसका विषय था। एकीकृत खाद्य पार्क, खाद्य में अपशिष्ट ताजे पानी के संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को नियोजित करने के लिए अत्याधुनिक जलवायु स्मार्ट प्रौद्योगिकियों को शामिल किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एकीकृत खाद्य पार्क क्या होगा? यहाँ पे जो अपशिष्ट है, जो फसल अपशिष्ट है या ताजे पानी का संरक्षण किस प्रकार से अधिक किया जा सकता है। फसल उत्पादन के दौरान फसल में तमाम प्रक्रियाएं होती हैं जिनमें कि हम लोग ऊर्जा के किसी न किसी रूप का प्रयोग करते हैं, जैसे सिंचाई के लिए करते हैं हम, काटने के लिए करते हैं, ठीक है, भूसी से अलग करने के लिए करते हैं। तो उसमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है और जलवायु समर्थित स्मार्ट प्रौद्योगिकियों का उसमें किस प्रकार से शामिल किया जा सकता है, ये यहाँ पे प्रदर्शित किया जाएगा। भारत परियोजना के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध करवाएगा। ये जो परियोजना है भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि ये उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराए और किसानों के फूड पार्कों में एकीकरण की सुविधा प्रदान करेगा। ये निवेश फसल की पैदावार को अधिकतम करने में मदद करेंगे और दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व में खाद्य असुरक्षा से निपटने में सहायक होंगे। यहाँ पे जो प्रयोग किए जाएंगे उनसे जो परिणाम निकलेंगे, इन परिणामों को विदेशों में, जो कि विदेशों मतलब दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व के देशों में भी लागू किया जाएगा। वहां पे जो खाद्य संकट की परिस्थितियां बन जाती हैं, ठीक है, विविध जलवायु कारणों के कारण, उससे क्या होगा? निपटने में मदद मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब I2U2 की बात कर ले। I2U2 के बारे में मैंने पहले ही बता दिया, भारत इजराइल I2 हो गया, U2 जो हो गया USA और संयुक्त अरब अमीरात का एक समूह है जिसे पश्चिम एशियाई क्वाड कहा जाता है। पश्चिम एशियाई क्वाड कहा जाता है। तो क्वाड किसको कहते हैं? हम ये भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है, महत्वपूर्ण है। यह विचार I2U2 का विचार सबसे पहले जो USA के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने किसको दिया था? US राष्ट्रपति जो बाइडेन को दिया था, ठीक, I2U2 जैसी संकल्पना बनाने के लिए। यह 18 अक्टूबर 2021 को आयोजित 4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान करी गई थी ऐसी बात, ठीक। सॉरी I2U2 का जो उद्देश्य क्या है? I2U2 का लक्ष्य जो है समाज की जीवंतता और उद्यमशीलता की भावना का दोहन करना, मतलब उपयुक्ततम उनका उपयोग करना, ताकि ठीक है दुनिया के सामने आने वाली कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना किया जा सके। मतलब जाहिर सी बात है, सामान्य सी बात है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का उपयुक्त प्रयोग करना चाहिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना चाहिए, जिससे कि उसकी क्षमता का सदुपयोग किया जा सके। और यही कार्य जो है I2U2 इन सदस्य देशों के साथ करेगा, ठीक है, ताकि उनकी क्षमता का पूर्णतम सदुपयोग किया जा सके, जिससे कि बड़ी चुनौतियों से निपटा जा सके। इसका उद्देश्य जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा जैसे पारस्परिक रूप से जुड़े और पहचाने गए 6 क्षेत्रों में संयुक्त निवेश को प्रोत्साहित करेगा। किनमें? जल में, ऊर्जा में, परिवहन में, अंतरिक्ष में, स्वास्थ्य में और खाद्य सुरक्षा। जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा, ये 6 ऐसे बिंदु हैं, ये 6 ऐसे क्षेत्र है जहां पे ये जो I2U2 के सदस्य देश हैं इन 6 क्षेत्रों में मिलकर कार्य करेंगे, जिससे कि आने वाली भविष्य में सभी चुनौतियों का क्या किया जा सके, सामना किया जा सके, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वाड के बारे में देख लेते हैं। क्वाड के सदस्य कौन कौन से हैं? तो क्वाड के सदस्य हैं इंडिया है, USA है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है, ठीक है। इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया और जापान क्वाड के सदस्य हैं। ये राष्ट्र लोकतांत्रिक होने के कारण, ठीक है, इनकी एक समान आधार पृष्ठभूमि है
और निर्बाध समुद्री व्यापार और सुरक्षा के साझा हित का भी समर्थन करते हैं। ऐसा माना जाता है विशेषज्ञों के द्वारा कि विदेश विशेषज्ञों के द्वारा, ठीक है, विदेश मामलों के, कि जो क्वाड समूह गठित करी गई थी यह चीन की जो आक्रामक पॉलिसी है, ठीक है, आक्रामक उसकी मरीन पॉलिसी है, समुद्री पॉलिसी है, उससे निपटने के लिए करी गई थी, ठीक है। तो इसके आगे अगर हम देखें, इसका जो उद्देश्य है मुक्त, स्पष्ट और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करना तथा उसका समर्थन करना। इंडो पैसिफिक क्षेत्र जो है उसको एक तौर पे सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है, ठीक है। क्वाड का विचार सबसे पहली बार 2007 में जापान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे जी को आया था, ठीक है। इनकी हत्या कर दी गई पिछले वर्ष। हालांकि यह विचार आगे विकसित नहीं हो सका क्योंकि चीन के ऑस्ट्रेलिया पर दबाव के कारण ऑस्ट्रेलिया पीछे हट गया था। लेकिन अंततः वर्ष 2017 में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका एक साथ आकर ऐसे ये जो चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज का गठबंधन करते हैं और इसको क्वाड कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वाड के बारे में हम लोगों ने क्वाड के बारे में भी देख लिया। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क या NIRF रैंकिंग 2022 में देश के सबसे बेहतर उच्च शिक्षा संस्थान के रूप में किसे चुना गया, ठीक है, ये देख लेते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु। किसको चुना गया? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, IIT मद्रास को चुना गया प्रथम स्थान पे, देश का सबसे बेहतर उच्च शिक्षण संस्थान है। देख लेते हैं अब इसके बारे में। अच्छा, अब यहाँ पे केवल हम देश के प्रथम के बारे में ही नहीं देखेंगे बल्कि एक दो रैंक आगे तक जाएंगे और तमाम जैसे विश्वविद्यालय हो गए, प्रबंधन संस्थान हो गए, ठीक है, विज्ञान संस्थान हो गए, IITs हो गए, इनके बारे में भी बात कर लेंगे, परीक्षाओं में पूछे जाते रहे। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और IIT बॉम्बे ने, भारतीय विज्ञान संस्थान दूसरा स्थान है, IIT बॉम्बे तीसरा स्थान है, IIT मद्रास पहला स्थान है। शिक्षा मंत्रालय की ओर से देश भर के शिक्षण संस्थानों को विभिन्न श्रेणियों में बांटकर इस रैंकिंग को तैयार किया जाता है। ओवरऑल विश्वविद्यालय, कॉलेज, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, कानून, चिकित्सा, वास्तुकला, दंत चिकित्सा अनुसंधान की श्रेणी, ये सब श्रेणियां हैं, लेकिन हमको सभी नहीं देखना है, जो महत्वपूर्ण है वो हम देखेंगे। सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय की बात करें तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है। इसके बाद दूसरे स्थान पे JNU आता है और जामिया मिलिया इस्लामिया तीसरे स्थान पे है, ठीक है। चलिए, सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन संस्थान कौन है? तो IIM अहमदाबाद है, सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन संस्थान है। IIM बेंगलोर और IIM कलकत्ता, ये IIM बेंगलोर दूसरे स्थान पे है, IIM कलकत्ता तीसरे स्थान पे है। अगर हम सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें तो IIT मद्रास है और सभी उच्च शिक्षण संस्थान की जो सभी श्रेणियां हैं उनमें भी IIT मद्रास ने पहला स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। IIT दिल्ली दूसरा स्थान पे है, ठीक है, IIT के क्षेत्र में, और IIT बॉम्बे तीसरे स्थान पे है। चलिए, सर्वश्रेष्ठ कॉलेज की बात करें तो मिरांडा हाउस दिल्ली यह पहले स्थान पे है और हिंदू कॉलेज जो है DU का वह दूसरे स्थान पे है और चेन्नई का प्रेसिडेंसी कॉलेज तीसरे स्थान पे है, ठीक है। अगर हम सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज की बात करें तो एम्स नई दिल्ली पहले स्थान पे है, ठीक। और सर्वश्रेष्ठ लॉ संस्थान की बात करें तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु सर्वश्रेष्ठ लॉ संस्थान है, ठीक है। अगर हम टॉप 5 की बात करें ओवरऑल, ठीक है, जिसमें सभी श्रेणियों के शामिल हो सकते हैं, टॉप 5 की बात करें तो IIT मद्रास पहले स्थान पे है, भारतीय विज्ञान संस्थान दूसरे स्थान पे है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे तीसरे स्थान पे है, IIT दिल्ली चौथे स्थान पे है और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर 5वें स्थान पे है, ठीक है, अपना यूपी का कानपुर, ठीक है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर 5वें स्थान पे, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज विषयक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी करी जाती है? प्रश्न यह है कि जो कास्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज रिपोर्ट है, यह कौन सी संस्था जारी करी है? तो UNDP हो गया, UNCDF हो गया, ठीक है, WHO हो गया या यूनिसेफ हो गया। तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP संयुक्त
राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा यह जारी करी गई है यह रिपोर्ट। अब इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। यह रिपोर्ट विकासशील देशों में रहने की लागत के संकट को संबोधित करना, गरीबी और वैधता अनुमान और नीति प्रतिक्रियाएं इसका शीर्षक है। रिपोर्ट का जो उद्देश्य है यह वैश्विक गरीबी और वैधता पर खाद्य और ऊर्जा मुद्रास्फीति के संभावित प्रभावों का अनुमान करती है, आकलन करती है, ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक जीवन यापन संकट दुनिया के सबसे गरीब देशों में 71 मिलियन लोगों को अत्यधिक गरीबी में ढकेल रहा है। कहने का मतलब यह है कि दुनिया के 71% से अधिक लोग जो है, गरीब लोग जो है, वह अत्यधिक गरीबी की ओर जाने वाले हैं, ठीक है। वैश्विक जीवन यापन संकट के कारण, वैश्विक जीवन यापन संकट मतलब महंगा शहर होना, महंगा लिविंग स्टैंडर्ड होना, महंगाई का बढ़ना, ठीक है, गरीबी का बढ़ना, बेरोजगारी का बढ़ना, इन सब का एकीकृत रूप है जीवन यापन संकट, इसको कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। इसी में 159 से अधिक 159 से अधिक विकासशील देशों के विश्लेषण से पता चला है कि वर्ष 2022 में प्रमुख वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि उप सहारा अफ्रीका, एशिया और बाल्कन के कुछ हिस्सों में पहले से ही परेशान कर रही है। तो मतलब ये जो वृद्धि है वर्ष 2022 में तो जो दर्ज हुई, जो आकलन किया गया, जो रिपोर्ट आया, वो तो है ही, इसमें बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा उप सहारा अफ्रीका, एशिया और बाल्कन में पहले से आई महंगाई का भी है, ठीक है। इस रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि जीवन की लागत का संकट लाखों लोगों को खतरनाक गति से गरीबी और भूखमरी में ढकेल रहा है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। यूएनडीपी के बारे में देख ले तो यह संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है जो गरीबी दूर करने और सतत आर्थिक विकास और मानव विकास प्राप्त करने में मदद करता है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और 170 देशों में इसके कार्यालय हैं। यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी विकास सहायता एजेंसी है। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी विकास सहायता एजेंसी है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अर्न विद लर्न नामक योजना की शुरुआत करी गई है? अर्न विद लर्न किस राज्य सरकार की योजना है? हरियाणा की, केरला की, तमिलनाडु की या त्रिपुरा की? तो इसका उत्तर है त्रिपुरा, ऑप्शन डी सही है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। कोविड-19 के प्रकोप के बाद, ठीक है, स्कूलों से बाहर हो चुके छात्रों को वापस लाने के लिए अर्न विद लर्न नाम की एक योजना शुरू करी गई है कि ऐसे छात्र जो कोविड-19 के बाद वो स्कूलों में प्रवेश नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए ये योजना शुरू की है। विद्यालय चलो अभियान, चलो स्कूल चलते हैं का एक हिस्सा है। त्रिपुरा सरकार की जो विद्यालय चलो अभियान या चलो स्कूल चलते हैं का एक हिस्सा है, ठीक है। और अगर हम त्रिपुरा की बात करें, कुल 4300 स्कूलों में 6 से 14 आयु वर्ग के लगभग 9000 छात्रों को वापस लाने के लिए विद्यालय चलो अभियान को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है, ठीक है। त्रिपुरा शिक्षा विभाग की अर्न विद लर्न पहल में सभी कॉलेजों के तीसरे वर्ष के छात्रों को सभी कक्षाओं में ड्रॉप आउट का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण करने में शामिल किया जाएगा। प्रत्येक स्वयंसेवक को 500 रुपए दिए जाएंगे यदि वे एक ही स्कूल में एक ड्रॉप आउट छात्र का नामांकन करते हैं। यदि वो एक स्कूल में एक ड्रॉप आउट छात्र का नामांकन करते हैं तो उनको इसके लिए 500 रुपए की क्या करी जाएगी? प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आंगनवाड़ी शिक्षक स्वयंसेवकों की सहायता करेंगे, ठीक है। जो स्वयंसेवक हैं, जो ये छात्र हैं, उनकी सहायता करी जाएगी शिक्षकों या आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के द्वारा। हाल ही में भारत के किस शहर को टाइम्स पत्रिका की 2022 के विश्व के महानतम स्थानों की सूची में शामिल किया गया? किस शहर को? भारत के किस शहर को? अहमदाबाद को, वाराणसी को, हरिद्वार को या कुरुक्षेत्र को? ठीक है, तो शामिल तो अहमदाबाद को किया गया है शहर की श्रेणी में, लेकिन विश्व के 50 स्थानों की सूची में अहमदाबाद के अतिरिक्त भारत के केरल स्टेट को, केरल राज्य को भी इसमें स्थान दिया गया है, ठीक है। किसको? केरल राज्य को भी इसमें स्थान दिया गया। अब देख लेते हैं इसमें भारत का पहला यूनेस्को विश्व धरोहर शहर अहमदाबाद और केरल को टाइम पत्रिका द्वारा वर्ष 2022 के विश्व के 50 महानतम स्थानों में सूची में इसको जगह दिया गया है। भारत के इन दोनों स्थानों को
घूमने फिरने की 50 असाधारण स्थलों के रूप में चुना गया है। ठीक है, टाइम पत्रिका ने केरल को शानदार समुद्र तटों और हरे भरे बैकवाटर मंदिरों महलों के साथ भारत के खूबसूरत राज्यों में से एक वर्णित किया है। अहमदाबाद को टाइम पत्रिका एक ऐसा शहर बताता है जो प्राचीन स्थलों और समकालीन नवाचारों का प्रतिनिधित्व करता है। इसे सांस्कृतिक पर्यटन के लिए मक्का, ध्यान रखिए, सांस्कृतिक पर्यटन के लिए मक्का का उपनाम देता है या संबोधन देता है। किस शहर को? अहमदाबाद को। किसने? टाइम पत्रिका ने। साबरमती तट पर स्थित गांधी आश्रम, गुजरात साइंस सिटी और नवरात्रि उत्सव का टाइम पत्रिका में विशेष उल्लेख किया गया है। अगर हम टाइम पत्रिका की बात करें तो 1923 में इसकी स्थापना हुई थी और यह न्यूयॉर्क से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में रानिल विक्रमसिंघे को नियुक्त किया गया। हालांकि अब उस समय जब कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, अब तो ये राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अब तो ये राष्ट्रपति हैं। नियुक्त किया गया है, वह किस अन्य पद पर भी कार्यरत हैं? तो जब इनको कार्यवाहक राष्ट्रपति चुना गया था तो वो श्रीलंका सरकार में किसी एक और पद पे कार्यरत थे पहले से। तो वो पद कौन सा है? स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट, चीफ जस्टिस, कमांडर ऑफ द आर्मी या प्राइम मिनिस्टर? तो रानिल विक्रमसिंघे उस समय प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अब देख लेते हैं। विक्रमसिंघे मई 2022 में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं और कुछ महीनों के विरोध के बाद राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को अपने बड़े भाई महिंद्रा राजपक्षे को राष्ट्रपति के पद से क्या करना पड़ता है? हटाना पड़ता है। तो श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को देश छोड़कर जब वो जाते हैं तो मालदीव में शरण लेने के बाद प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो अब रानिल विक्रमसिंघे जो प्रधानमंत्री थे वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाते हैं, बाद में वो राष्ट्रपति भी बनते हैं। तो प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? तो वर्तमान में दिनेश चंद्र रूपासिंघे श्रीलंका के क्या है? प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो चलिए इसी प्रश्न के साथ हमारी आज की रिवीजन श्रृंखला, करंट अफेयर रिवीजन श्रृंखला समाप्त होती है। और निश्चित तौर पे मैं आशान्वित हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जो तमाम व्याख्याएं हमने देखी है वो भी आपको परीक्षा की दृष्टिकोण से, परीक्षा में रिवीजन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। जय हिंद, जय भारत।